स्वागत है आप सभी का। आज हम आरंभ करेंगे कक्षा 7 हिंदी व्याकरण का अध्याय 1 भाषा और व्याकरण। भाषा को कहते हैं लैंग्वेज और व्याकरण को कहते हैं ग्रामर। आगे बढ़ते हैं। भाषा। प्राचीन काल से ही मनुष्य विभिन्न तरीकों से अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करता रहा है, लेकिन मनुष्य के मानसिक विकास के साथ साथ भाषा का भी उत्तरोत्तर विकास होता रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि पुरातन काल से जो मनुष्य है वो अपने भाव और विचार को प्रकट करने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करता है, अलग अलग तरीके इस्तेमाल करता है ताकि वो अपने भावों और विचारों को प्रकट कर सके। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य के मानसिक विकास हो रहा है वैसे वैसे भी भाषा का भी विकास हो रहा है। प्यारे बच्चों, आदि मानव अपने मन के भाव व विचार एक दूसरे को समझाने व समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे, परंतु संकेतों के माध्यम से पूरी बात समझाना या समझ पाना बहुत कठिन था। पुराने ज़माने की बात करें, प्राचीन काल की बात करें तो उसमें आदि मानव जो लोग होते थे वो अपने मन के भाव और विचार कैसे समझाते थे? संकेत का इशारा, वो संकेत या इशारों का सहारा लेते थे ताकि वो अपनी बात समझा सके। बट संकेतों के माध्यम से वो अपनी बात पूरी तरीके से नहीं समझा पाते थे। आपने अपने मित्रों के साथ संकेतों में बात समझाने के खेल खेले होंगे। आपने भी बहुत सारे खेल खेले होंगे जिसमें आपको संकेत दिखाने होते हैं अपने दोस्तों को और उनको ये बताना होता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। उस समय आपको अपनी बात समझाने में बहुत कठिनाई हुई होगी, क्योंकि संकेतों द्वारा जब हम अपनी बात कहना चाहते हैं तो हमें बहुत मुश्किल होती है। ऐसा ही आदि मानव के साथ हुआ होगा। इस तरीके से ही आदि मानव ने भी इस तरीके से अपनी बातों को समझाने की कोशिश की होगी, बट ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला उस बात को अच्छे से समझ पाए। इस असुविधा को दूर करने के लिए ही उसने अपने मुख से निकली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने आरंभ किए होंगे और फिर उन्हीं शब्दों के मेल से बनी भाषा। तो जैसे ही उनके मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं तो उन ध्वनियों से उन्होंने क्या किया, कोशिश की क्या बनाने की? शब्द बने, और शब्दों के मेल से हमें क्या मिली? भाषा मिली। भाषा शब्द संस्कृत के भाष शब्द से बना है। कहाँ से आया है भाषा शब्द? संस्कृत के भाष शब्द से, जिसका अर्थ है बोलना। जिसका क्या अर्थ है? बोलना। कक्षा में अध्यापक अपनी बात बोलकर समझाते हैं और छात्र सुनकर उनकी बात समझते हैं। बच्चा माता पिता से बोलकर अपने मन के भाव प्रकट करता है और वह उसकी बात सुनकर समझते हैं। तो क्या समझ में आया हमें कि दो व्यक्ति अगर आपस में बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा? एक व्यक्ति बोलकर अपनी बात समझा रहा है और दूसरा व्यक्ति कानों से सुनकर उनकी बात को समझ रहा है। ऐसे ही क्या होता है, बच्चा माता पिता से बोलकर अपने मन के भावों को प्रकट करता है और वो सुनकर उनकी बातों को समझते हैं। इसी प्रकार छात्र भी अध्यापक द्वारा समझाई गई बात को लिखकर प्रकट करते हैं और अध्यापक उसे पढ़कर मूल्यांकन करते हैं। तो क्या करते हैं कि जब बच्चे समझते हैं जो अध्यापक पढ़ा रहा है तो वो क्या करते हैं, लिखकर अपनी उनकी द्वारा समझाई गई बात को प्रकट करते हैं और फिर उसका मूल्यांकन कौन करता है? अध्यापक करते हैं। तो अतः हमने क्या समझा? इस प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर आदान प्रदान करता है। विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? भाषा कहलाती है। सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो भी मनुष्य हैं जब वो अपने मन के भाव का आदान प्रदान करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो हम उसको भाषा कहते हैं। उसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है। और जो पशु पक्षियों की बोलियां होती हैं उसको भाषा नहीं कहा जाता, उसको पशु पक्षियों की बोली कहा जाता है। पशु पक्षियों की बोलियों को भाषा नहीं कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे। भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप हैं? प्राय हम बोलकर व लिखकर तथा संकेतों के माध्यम से अपने विचार प्रकट करते हैं। इस आधार पर भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब हम विस्तार से मौखिक भाषा के बारे में पढ़ेंगे। मौखिक भाषा। मौखिक अर्थात मुख से बोला गया। मौखिक भाषा द्वारा हम अपने विचारों अथवा भावों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरा सुनकर समझता है। फ़ोन पर बातें करना, भाषण देना, फिल्म देखना, रेडियो सुनना, गीत गाना आदि सब मौखिक भाषा के ही रूप हैं। तो मौखिक भाषा का क्या अर्थात हुआ कि जब हम अपने विचारों को अपने मुख से बोलकर प्रकट करते हैं और सामने वाला जो मनुष्य है वो उसको सुनकर, कानों के द्वारा सुनकर उसको समझता है, तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा के उदाहरण क्या क्या हैं? फ़ोन पर बात करना, भाषण देना, फिल्म देखना,
रेडियो सुनना, गीत गाना आदि सब मौखिक भाषा के ही रूप हैं। आगे पढ़ेंगे लिखित भाषा के बारे में। लिखित भाषा, लिखित अर्थात लिखा हुआ। लिखित भाषा द्वारा हम अपने विचारों अथवा भावों को लिखकर समझाते हैं और दूसरा पढ़कर उन्हें समझता है। पत्र लिखना, समाचार पत्र पढ़ना, एसएमएस भेजना तथा पढ़ना, परीक्षा देना आदि सब लिखित भाषा के ही रूप हैं। तो लिखित भाषा का क्या अर्थात हुआ कि जो भी हमने लिखा और सामने वाले ने उस लिखे हुए शब्दों को पढ़कर समझा तो वो क्या कहलाता है, हमारा लिखित भाषा कहलाता है। उदाहरण क्या क्या है लिखित भाषा के? पत्र लिखना, समाचार पत्र पढ़ना, एसएमएस भेजना तथा पढ़ना, परीक्षा देना आदि सब लिखित भाषा के ही रूप हैं। अब हम पढ़ेंगे सांकेतिक भाषा के बारे में। जब संकेतों, इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है, जिसमें किसी भी या तो मुख का या फिर लिखने का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो सांकेतिक भाषा होती है। इशारों द्वारा वो बात समझाई और समझी जाती है। उदाहरण देखेंगे, चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही, मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप आदि। इसका जो सांकेतिक भाषा का जो अध्ययन है वो व्याकरण में नहीं किया जाता। तो मूलतः हमारे पास दो ही भाषा हम पढ़ते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आगे पढ़ेंगे मातृभाषा के बारे में। मातृभाषा, कुछ बच्चे अपने घर में पंजाबी, बंगाली, तमिल, गुजराती या अन्य किसी भाषा में बात करते हैं। इसे वे अपने परिवार से सीखते हैं। इस प्रकार बच्चा जो भाषा अपने परिवार में रहकर अथवा माता पिता से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा को अंग्रेजी में कहते हैं मदर टंग। तो जो भी बच्चे अपने घर में जो भाषा सीखते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी मातृभाषा कहलाती है। विश्व के सभी देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं का उपयोग किया जाता है। जैसे जापान में जापानी, रूस में रूसी, मिस्र में अरबी, ब्रिटेन में अंग्रेज़ी, चीन में चीनी, पाकिस्तान में उर्दू तथा भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है। हमारे देश में हिंदी भाषा बहुतायत रूप में बोली जाती है। हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो हिंदी भाषा है। भारत विविधताओं का देश है, जहाँ अलग अलग राज्यों की अपनी भाषाएं हैं। यहाँ पर अलग अलग विभिन्न राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है तो आपका उत्तर होगा संस्कृत। संस्कृत भाषा से विश्व की अनेक भाषाओं का उद्गम हुआ है। संस्कृत भाषा से ही अनेक भाषाएं का उत्पन्न हुई हैं। आगे पढ़ेंगे, भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन सी हैं? हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, नेपाली, उड़िया, असमिया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, डोगरी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मणिपुरी, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मैथिली, संथाली और सिंधी। ये कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं जिसमें भारत के संविधान में इनको मान्यता दी गई है। हिंदी भाषा सबसे अधिक प्रदेशों में बोली और समझी जाती है। जो हिंदी भाषा है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, सबसे ज़्यादा अधिक प्रदेशों में बोली जाती है और समझी जाती है। आगे पढ़ेंगे, हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया। कब दिया गया हिंदी को राजभाषा का दर्जा? 14 सितंबर 1949। इसलिए इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हिंदी भाषा को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया था। आगे पढ़ेंगे बोली के बारे में। बोली, भाषा के स्थानीय अर्थात क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। यानी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा गया है? बोली कहा गया है। बोली का रूप स्थायी नहीं होता, वह बदलता रहता है। इसका प्रयोग केवल बोलने के लिए नहीं होता तथा इसमें लोकगीत आदि हो सकते हैं, किंतु इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। बोली में आप जो सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है उसको बोली कहा गया है। इसका प्रयोग बोलने के लिए भी हो जाता है और साथ साथ जो लोकगीत होते हैं उनको गाने में भी बोली का इस्तेमाल किया जाता है, पर साहित्य की रचना बोली में नहीं की जाती। राजस्थानी, हरियाणवी, भोजपुरी आदि क्या हैं? बोलियां हैं। ये बोली के उदाहरण हैं। आगे पढ़ेंगे, किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली मौखिक भाषा बोली कहलाती है।
जब किसी बोली में साहित्य रचना की जाती है तो वह उपभाषा का रूप ले लेती है। अगर किसी में साहित्य रचना की गई है किसी बोली में तो वो उपभाषा बन जाती है। जैसे ब्रज और अवधी दोनों पहले बोलियां थी, परंतु सूरदास ने सूरसागर की रचना ब्रज भाषा में की और तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। अतः ये दोनों बोलियां उपभाषाएं बन गई हैं। भाषा भी नहीं कहेंगे, उपभाषा कहेंगे। कब, क्यों? क्योंकि सूरदास जी ने सूरसागर की रचना ब्रजभाषा में की और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की, तो ये दोनों बोलियां क्या बन गई? उपभाषाएं बन गई। अगर बोली को साहित्य रचना में इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है तो वो उपभाषा का रूप ले लेती हैं। आगे पढ़ेंगे लिपि के बारे में। मौखिक भाषा में हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। इन ध्वनियों को लिखित रूप प्रदान करने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। ध्वनि चिन्हों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जो भी हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं, जब हम उनको चिन्ह की आवश्यकता से लिखते हैं तो वो चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है। संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी तथा मैथिली भाषाएं भी देवनागरी में ही लिखी जाती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है, यहाँ पर दिया गया है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी की लिपि है देवनागरी। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। उर्दू की लिपि है फारसी और अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन और स्पेनिश की लिपि है रोमन। तो जो हमने भाषा को चिन्ह का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया लिखने के लिए, तो वो क्या कहलाई? हमारी लिपि कहलाई। आगे पढ़ेंगे व्याकरण। प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। जो शास्त्र इन नियमों की जानकारी देता है उसे व्याकरण कहते हैं। हमने भाषा सीख ली, पर सही तरीके से उसको बोलना, लिखना, पढ़ना, इसका ज्ञान हमें कौन देता है? इसका ज्ञान हमें देता है व्याकरण। किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने और पढ़ने के लिए उसका व्याकरणीय ज्ञान बहुत होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी होता है हमें सही तरीके से बोलना, लिखना और पढ़ना। अतः व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। व्याकरण क्या सिखाता है हमें? कि भाषा को हम किस तरीके से शुद्ध तरीके से बोलें, पढ़ें और लिखें। व्याकरण के अंग। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 विभाग या अंग हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्याकरण के कितने अंग हैं, तो आप बताएंगे व्याकरण के 3 अंग हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार। इसमें वर्णों के स्वरूप, भेद, आकार, उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। जैसा नाम है वैसे ही कार्य है। जैसे वर्ण विचार में वर्णों के बारे में कि वर्णों को किस तरीके से बोलना, शुद्ध तरीके से बोलना, पढ़ना और लिखना आना चाहिए। शब्द विचार। इसमें शब्दों के रूप, भेद, बनावट, लिंग, वचन आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार। इसमें वाक्य रचना जैसे संज्ञा, सर्वनाम, भाग, वाक्य, वेद, भेद, विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। अध्याय में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे आओ दोहराएं। जो भी हमने अध्याय में पढ़ा है हम उसका एक बार दोहराएंगे उसको, ताकि हमें अच्छे से कंठस्थ हो जाए। भाषा के 3 रूप हैं। कौन कौन से रूप हैं? मौखिक, लिखित तथा सांकेतिक। सांकेतिक भाषा का अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता है। भारत में अनेक भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। वर्णों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। अब हम अध्याय का अभ्यास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। तो का देखेंगे। निम्नलिखित में से भाषा का मौखिक रूप है। कौन सा मौखिक रूप है इनमें से? पत्र, भाषण, ईमेल, ये सभी ने इसमें से मौखिक रूप है भाषण। दूसरा बार देखेंगे। केरल की भाषा है। केरल की भाषा कौन सी है? मलयालम। दूसरा विकल्प सही है इसमें। तीसरा देखेंगे। भारत की राजभाषा है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। घा देखेंगे। भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। क्या सिखाता है हमें? कौन सा शास्त्र सिखाता है? वो होता है व्याकरण। दूसरा प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित राज्यों की भाषाओं के नाम लिखिए। उत्तर प्रदेश की भाषा कौन सी है? हिंदी। महाराष्ट्र की भाषा है मराठी। गुजरात की भाषा है गुजराती। तमिलनाडु की भाषा है तमिल। आंध्र प्रदेश की भाषा है तेलुगु और पश्चिम बंगाल की भाषा है बंगाली। आगे पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में भाषा के किस रूप का प्रयोग किया जाता है? अब प्रयोग किया गया है, आपको बताना है। तो कुत्ते का भौंकना कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा।
खा देखेंगे माँ का पत्र लिखना लिखित भाषा। ग टेलीफोन पर बातें करना मौखिक भाषा। घ यातायात पुलिस के सिपाही द्वारा संकेत करना सांकेतिक भाषा। प्रश्न 4 देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला देखेंगे, मातृभाषा किसे कहते हैं? बच्चा जो भाषा अपने परिवार में रहकर अथवा माता पिता से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। ख देखेंगे, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? सभी के नाम लिखिए। इसका उत्तर आपको प्रश्न 6 पे मिलेगा। तो पहले आपको लिखना है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, और आप उन सब 22 भाषाओं के नाम कहाँ से लिखेंगे? प्रश्न 6 से लिखेंगे। यहाँ से आप 22 भाषाओं के नाम लिखेंगे, यहाँ हिंदी से लेकर सिंधी तक। आगे देखेंगे, लिपि से क्या आशय है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? इसमें 2 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न आप लिखेंगे, वर्णों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। घ देखेंगे, व्याकरण से आप क्या समझते हैं? व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। अध्याय 1 में हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।